ये लिखवा जाएगा एविडेंस भाई, मेंस के लिए कॉपी निकाल लीजिए। तो तैयार भी नहीं है आज, तो लेक्चर एक दो दिन बाद अब दिया जाएगा। आज बुधवार है ना, बुधवार बृहस्पति, हाँ। लिखिए वहीं दो तीन क्वेश्चन का लेक्चर देना है। सुसंगतता ग्राह्यता, फिर आपका ये 91 और 92 और दोनों में अंतर। लिखिए भाई आपका प्रश्न बनाइए। तो आपका पहला जो प्रश्न बनता है, आपका प्रश्न बना लीजिए भाई। शुरुआती दौर से अब लिखवाया जा रहा है, उधर लास्ट में लिखवाया गया है ज्यादा। देखिए, साक्ष्य को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। एविडेंस को डिफाइन करते हुए साक्ष्य को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। प्रश्न है आपका, साक्ष्य को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। देखिए, जो आपका ये बिहार मेंस में भी फुल क्वेश्चन बना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, और यूपी में जो बनता है आपका साक्ष्य की परिभाषा कम बना है, लेकिन जो आपका प्रकार है वह टिप्पणी में बना है। टिप्पणी में तो लिखवाया ऐसा जाए कि आपका डिटेल में प्रकार को हम लिखवा देंगे। अगर टिप्पणी में पूछे तो उसको अलग करके वो लिख देना है। माने इतना लिखवाया जाए कि अगर साक्ष्य के जो 8 प्रकार हैं वह अलग अलग भी पूछे तो आपका 1 से 1.5 पेज में समाहित हो जाए, इतना लिखवाया जाए। अगर एविडेंस के प्रकार अलग से पूछे तो अलग से वो लिखवाएंगे हम नहीं, इसी में साक्ष्य के प्रकार लिखवाएंगे और केवल उतना ही भाग आपको क्या करना है, लिख देना है। जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है परिस्थिति जन साक्ष्य, तो परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में हम इसी में लिखवा देंगे। या मौखिक साक्ष्य क्या होता है, मौखिक और दस्तावेजी में अंतर बताइए। तो जो मौखिक साक्ष्य क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है, ये अलग अलग प्रकार में ही हम थोड़ा डिटेल में लिखवा देंगे ताकि अलग से लिखवाना न पड़े। लिखिए उत्तर, लिखिए भाई आपका, अंग्रेजी भाषा का शब्द एविडेंस, अंग्रेजी भाषा का शब्द एविडेंस लैटिन के, अंग्रेजी भाषा का शब्द एविडेंस लैटिन के एविडियरी, एविडियरी शब्द से बना है। एविडियरी, एविडियरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट पता लगाना या निश्चित करना, स्पष्ट पता लगाना या निश्चित करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विद्वानों द्वारा, हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्वानों द्वारा दी गई साक्ष्य की परिभाषा। हेडिंग डाल लीजिएगा, यूपी में आप हेडिंग डाल सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में केवल आपका अंडरलाइन करने पर रोक है। लिखिए, विद्वानों द्वारा दी गई साक्ष्य की परिभाषा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सामंड के अनुसार। पिछले इसके पहले वाले एपीओ में जब 17 पद आया था तो ये परिभाषा आपका पूछी गई थी प्री में भी, सामंड की। लिखिए, सामंड के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा,
कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। दूसरा लिखे परिभाषा स्टीफेन के अनुसार लिखे पैराग्राफ चेंज करके, साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना, साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को, न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में, फैक्ट इन इशू, विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में, विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में सत्य में जांच करने की समस्या को, सत्य में ट्रू, सत्य में जांच करने की समस्या को लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है, लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य को निर्वचित करते हुए, इंटरप्रेट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य को निर्वचित करते हुए यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि, की के बाद कामा देकर लिखिएगा, की के बाद कामा दे दीजिएगा, साक्ष्य से अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत आते हैं, साक्ष्य से अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत आते हैं। आपका पढ़ी पाई देना है, यानी कि ऐसे पढ़ी पाई दे दीजिए, वह लाइन छोड़ दीजिए, पढ़ी पाई देकर, यानी कि लेटी हुई लाइन आपका ऐसे पढ़ी पाई दे दीजिए और वह लाइन छोड़कर लिखिए 1, यानी कि 1 में लिखिए, वे सभी कथन 1 में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में, जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने, न्यायालय अपने सामने, यानी कि समक्ष, न्यायालय अपने समक्ष, क्या सामने एक ही कोई शब्द लिखिएगा, साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, माने आशा करता है, अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है
ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ओरल एविडेंस। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ये पहले खंड में रहा। दूसरा खंड लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके दूसरा लिखिए। दूसरा खंड में लिखिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। कामा देकर इसी में लिखिएगा, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। खड़ी पाई दे दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वास्तव में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वास्तव में साक्ष्य को परिभाषित न करते हुए वास्तव में साक्ष्य को परिभाषित न करते हुए इसे दो भागों मौखिक तथा दस्तावेजी में विभाजित कर दिया गया है। मौखिक तथा दस्तावेजी में विभाजित कर दिया गया है। अतः साक्ष्य का तात्पर्य ऐसी किसी बात से होता है। अतः साक्ष्य का तात्पर्य ऐसी किसी बात से होता है जिसके द्वारा किसी तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता है। जिसके द्वारा किसी तथ्य को, यानी कि फैक्ट को, जिसके द्वारा किसी तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता है। साक्ष्य में निम्नलिखित बातें भी शामिल मानी जाती हैं। साक्ष्य में निम्नलिखित बातें भी शामिल मानी जाती हैं। फर्स्ट लिखे, पैराग्राफ चेंज करके, वास्तविक साक्ष्य यानी कि रियल एविडेंस, वास्तविक साक्ष्य सेकंड लिखिए, पक्षकारों द्वारा की गई स्वीकृतियां यानी कि एडमिशन, पक्षकारों द्वारा की गई स्वीकृतियां। थर्ड लिखिए,
न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण, न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण, न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण। फोर्थ लिखिए शिनाख्त की कार्यवाही, आइडेंटिफिकेशन परेड जिसे कहा जाता है, शिनाख्त की कार्यवाही। पैराग्राफ चेंज करके केस एक लिखिए सुधा देवी बनाम एमपी नारायण। प्री में भी एक केस आ चुका है। सुधा देवी बनाम एमपी नारायण। AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें प्रस्तुत मामले में, प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, यह निर्णय दिया कि शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता, शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता, लेकिन जब न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, लेकिन जब न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 के तहत, आदेश 19 के तहत शपथ पत्र लेता है, शपथ पत्र लेता है, तो उसका साक्ष्य में प्रयोग कर सकता है, तो उसका साक्ष्य में प्रयोग कर सकता है। हेडिंग डालिए आपका काइंड्स ऑफ एविडेंस, यानी कि साक्ष्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य के प्रकार। नहीं, शपथ पत्र पर नहीं माना, जो शपथ पत्र होता है एफिडेविट, उसे एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन न्यायालय चाहे तो मान सकता है, उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है। अगला लिखिए भाई काइंड्स ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य के प्रकार। लिखिए एक लाइन पहले, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के केवल 2 प्रकार होते हैं, मौखिक तथा दस्तावेजी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के केवल 2 प्रकार होते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री यानी कि मौखिक तथा दस्तावेजी। लेकिन इनकी व्याख्या करते हुए, इन्हीं दोनों की व्याख्या की जाएगी, लेकिन इनकी व्याख्या करते हुए इन्हें 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इनकी व्याख्या करते हुए इन्हें 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं।
पहला लिखिए आपका ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब कोई साक्षी देखिए, लिखिए भाई, जब कोई साक्षी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर, जब कोई साक्षी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा, अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है, अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है, उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वे सभी कथन जिनके, वे सभी कथन जिनके, कामा दीजिए, जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में, वे सभी कथन जिनके, कामा देना है, जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा, न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, किए जाने की अनुज्ञा देता है, माने परमिशन देता है, कामा दीजिए, या अपेक्षा करता है, या अपेक्षा करता है, कामा दीजिए, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस अधिनियम की धारा 119 के अनुसार
इस अधिनियम की धारा 119 के अनुसार जब कोई साक्षी बोलने में असमर्थ हो, जब कोई साक्षी बोलने में असमर्थ हो, तब वह अपना साक्ष्य संकेतों द्वारा या चिन्हों द्वारा तब वह अपना साक्ष्य संकेतों द्वारा, कामा दीजिए, चिन्हों द्वारा, चिन्ह बनाकर, चिन्हों द्वारा या लिखकर या अन्य प्रकार से दे सकता है, या अन्य प्रकार से दे सकता है। ऐसा साक्ष्य भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ऐसा साक्ष्य भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ऐसा साक्ष्य भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला केस लिखना है। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला 1885 इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1885 का ये केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। लिखिए, कुल 4 जज थे, पोस्ट में लिख लीजिए 4 जज थे, कुल 4 जज थे। 3-1 से निर्णय आया, मैंने 3 बहुमत में थे और एक क्या था, अल्पमत में। 3-1 से निर्णय आया। मुख्य न्यायाधीश पैथरम, लिखते रहे पोस्ट में, मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे और अल्पमत में निर्णय दिए जस्टिस महमूद। माइनॉरिटी में फैसला दिए जस्टिस महमूद। पोस्ट में ये सब लिखिएगा। लिखिए, प्रस्तुत मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तुत मामले में यह निर्णय दिया गया कि इशारों द्वारा किए गए कथन मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इशारों द्वारा, वही संकेत द्वारा, इशारों द्वारा किया गया कथन मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ये पहला प्रकार आपका साक्ष्य का हुआ। कम से कम 1-1.5 पेज में आ जाना चाहिए भाई, 1 से 1.5 पेज में आ जाए। टिप्पणी में आता है, पूछा भी गया है यूपी में, जे में, एपीओ में। इतना लिखिए। देखिए फिर एक बार कौन कौन सा सेक्शन ऐड करना है आपका। सामान्य बात, फिर सेक्शन 3 119 लिखिएगा और एक केस जरूर दिखा दीजिएगा जिसमें कि इशारों द्वारा अगर इशारा किया गया है तो उसे क्या माना गया है, ओरल एविडेंस। अगला दूसरा प्रकार लिखिए साक्ष्य के, प्रत्यक्ष साक्ष्य। हाँ नहीं, दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार तो मौखिक हुआ ना। हाँ, प्रकार नंबर 2 अब आ जाइए, कांट्स 2। दूसरा प्रकार लिखिए साक्ष्य का, प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य
या निश्चायक साक्ष्य, आबलिक आबलिक करके लिख लीजिए, निश्चायक साक्ष्य। या पॉजिटिव साक्ष्य, सकारात्मक, आबलिक करके लिख लीजिए, पॉजिटिव, हाँ, एविडेंस। देखिए, प्रत्यक्ष को डायरेक्ट कहते हैं, निश्चय को कंक्लूसिव कहते हैं, और आपका ये पॉजिटिव को सकारात्मक कहते हैं। तो अगर चाहे प्रत्यक्ष आए, निश्चय का आए, सकारात्मक आए, ये तीनों एक ही शब्द हैं। लिखिए आपका, किसी मामले से संबंधित, किसी मामले से संबंधित घटना को किसी मामले से संबंधित घटना को आँख, कान, नाक, त्वचा या जिह्वा द्वारा, मैंने पांचों इंद्रियां लिखना है। आँख, कामा दीजिए कान, कामा दीजिए नाक, फिर कामा दीजिए त्वचा, या जिह्वा द्वारा स्वयं बोधगम्य बनाने वाले व्यक्ति द्वारा, स्वयं स्वयं बोधगम्य बनाने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य, स्वयं बोधगम्य बनाने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। यह किसी साक्ष्य, खड़ी पे देकर लिखिएगा फुल स्टॉप देने के बाद, यह किसी साक्षी द्वारा, यह किसी साक्षी द्वारा किसी मामले से संबंधित, यह किसी साक्षी द्वारा किसी मामले से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में, प्रमुख तथ्यों के बारे में दिया गया मौखिक बयान होता है। दिया गया मौखिक बयान होता है। दिया गया मौखिक बयान होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा अब। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार, 60, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में ऐसे लिखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत समाहित करते हुए, प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत समाहित करते हुए यह कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वे कैसी भी हो, चाहे वे कैसी भी हो, कामा दीजिएगा, प्रत्यक्ष ही होगा, प्रत्यक्ष ही होगा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है।
लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इस अधिनियम में कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं। इस अधिनियम में कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जहां मौखिक साक्ष्य लिखिएगा, जहां मौखिक साक्ष्य अप्रत्यक्ष हो सकता है, जहां मौखिक साक्ष्य अप्रत्यक्ष हो सकता है। अगला प्रकार, तीसरा प्रकार लिखिए, अनुश्रुत साक्ष्य। हेडिंग डालिए, तीसरा प्रकार है अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्य। आबलिक पहले लिखिए हिंदी। अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्य या निकृष्ट साक्ष्य, निकृष्ट भी कहा जाता है, सेकेंडरी, निकृष्ट साक्ष्य। इंग्लिश में कहा जाता है आपका अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट एविडेंस, अनुश्रुत को कहा जाता है या श्रुत को हियर से एविडेंस। का इंग्लिश वर्जन है इनडायरेक्ट या हियर से। लिखिए इसके बारे में, किसी साक्षी द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किसी साक्षी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की सूचना, किसी साक्षी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की सूचना या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त जानकारी या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर, प्राप्त जानकारी के आधार पर दिया जाने वाला साक्ष्य, दिया जाने वाला मौखिक जोड़ लीजिएगा, दिया जाने वाला मौखिक साक्ष्य, दिया जाने वाला मौखिक साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में अनुश्रुत साक्ष्य का नियम समाहित करते हुए, अनुश्रुत साक्ष्य का नियम समाहित करते हुए फिर एक बार, अनुश्रुत साक्ष्य का नियम करते हुए नहीं सही रहेगा, समाहित है लिखिए भाई। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम समाहित है। हाँ, हाँ? नहीं नहीं, नियम फिर कॉन्सेप्ट न गड़बड़वाइए, फिर एक बार देखिए नियम, तब लिखवाया जाएगा। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है। तो परंतु कहाँ चला जाएगा,
परंतु तो अपवाद में आएगा ना। फिर एक बार समझिए इस कंसेप्ट को। हियर से एविडेंस का आपका रूल ही ये है कि हियर से एविडेंस को एडमिट यानी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह रेलेवेंट भी नहीं होगा। वो अलग बात है कि धारा 60 के परंतुक में इस नियम का क्या है, अपवाद। तो कंसेप्ट भाई थोड़ा क्लियर रखिए, मैं फिर बता दूं, इसीलिए इस शब्द को चेंज किया जा रहा है। फिर एक बार वाक्य बोलिए तो। समाहित है जिसके अनुसार, अब सही रहेगा, जिसके अनुसार अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है। जिसके अनुसार अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में, प्री में भी बहुत ये पूछा जाता है, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि इसमें सौगंध का अभाव होता है। माने सौगंध माने शपथ, इसमें सौगंध का अभाव होता है। हाँ, शपथ भी लिख सकते हैं। सौगंध का अभाव होता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ परिस्थितियों में अनुश्रुत साक्ष्य को, कुछ परिस्थितियों में अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में सुसंगत एवं ग्राह्य बनाया गया है। कुछ परिस्थितियों में अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में सुसंगत एवं ग्राह्य बनाया गया है। जैसे, जैसे लिखिए, दो तीन उदाहरण यहाँ दीजिएगा। धारा 60 के दोनों परंतुकों में कही गई बातें, धारा 60 के दोनों परंतुकों में कही गई बातें। फिर कामा दीजिए, रेह जेष्टे, ये भी भाई अनुश्रुत साक्षी हैं। रेह जेष्टे, कामा दीजिए, स्वीकृतियां तथा संस्वीकृतियां, स्वीकृतियां तथा संस्वीकृतियां माने एडमिशन एंड कन्फेशन इत्यादि। 32 लिखिए, लिखिए धारा 32 में दिए गए आठों क्लास, धारा 32 में दिए गए आठों क्लास। और लिख लीजिए, कामा दीजिए, लेखा बहियों की प्रविष्टियां, अकाउंट में जो एंट्री की जाती हैं। हाँ, 34 35 दोनों धाराएं हैं, एक प्राइवेट एक सरकारी। लेखा बही में की गई प्रविष्टियां, फिर कामा दीजिए, पूर्वतन न्यायिक कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य, 37 है धारा। पूर्वतन न्यायिक कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य, ये एविडेंस की धारा 33 में आएगा।
अगला लिखिए प्रकार आपका। नहीं, 157 नहीं है, वो तो संपूर्ति के लिए खुद ही आता है देने ना उसमें। अगला लिखिए प्रकार भाई आपका, चौथा प्रकार लिखिए रियल एविडेंस। चौथा प्रकार लिखिए रियल एविडेंस या वास्तविक साक्ष्य। रियल एविडेंस या वास्तविक साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य, फिजिकल एविडेंस। आबलिक आबलिक करके लिखिए 2-3 नाम। आबलिक फिजिकल एविडेंस यानी कि हिंदी में कहेंगे भौतिक साक्ष्य। आबलिक वस्तु साक्ष्य, वस्तु, वस्तु भी कहा जाता है, वस्तु साक्ष्य। ऑब्जेक्ट एविडेंस इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट एविडेंस। लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वह साक्ष्य जो न्यायालय को, वह साक्ष्य जो न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाए, वह साक्ष्य जो न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाए, अर्थात न्यायालय या जूरी की ज्ञानेंद्रियों को संबोधित किया जाए, अर्थात न्यायालय या जूरी, जूरी व्यवस्था होती थी पहले, न्यायालय या जूरी की ज्ञानेंद्रियों को संबोधित किया जाए, संबोधित किया जाए, वास्तविक साक्ष्य कहा जाता है, वास्तविक साक्ष्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत फुल स्टॉप देकर लिखेगा, इसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है। जिसमें निर्जीव तथा सजीव दोनों वस्तुएं आती हैं, जिसमें निर्जीव तथा सजीव दोनों वस्तुएं आती हैं। इंग्लैंड में इसे तृतीय श्रेणी का साक्ष्य माना गया है। इंग्लैंड में इसे तृतीय श्रेणी का साक्ष्य माना गया है। जबकि भारत में इसे मौखिक साक्ष्य माना गया है। जबकि भारत में इसे मौखिक साक्ष्य माना गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के द्वितीय परंतुक में
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के द्वितीय द्वितीय परंतुक में यह बताया गया है कि सेकंड परंतुक में यह बताया गया है कि कामा देकर लिखिएगा, यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है या दशा के बारे में है, कामा दीजिए, तो न्यायालय फिर कामा दीजिए, यदि वह ठीक समझे तो न्यायालय कामा देना है, यदि वह ठीक समझे फिर कामा देना है, ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा, पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। जैसे उदाहरण कुछ लिखिए, चाकू, बंदूक, कामा देते रहिएगा, चाकू, बंदूक, खून से सने कपड़े, खून से सने कपड़े, कामा दीजिए, लाठी, कुत्ता, इसको ना छोड़िएगा, कुत्ता, मुर्गा इत्यादि। हाँ, अब कितना लिखवाया जाए अब 5 लोग चाय पीने गए तो अब कितना बढ़ाया जाए उसको खींच खाच के, तो उसमें नाम पता नहीं है तो क्या लिखा जाता है, इत्यादि। क्यों मौर्य जी भाई, 5 लोग तो सटीक है, उसके बाद अब कितने लोग गए तो इत्यादि बढ़ा दीजिए, इत्यादि में कोई माने वैसे ही सहअपराधी चले गए अन्य लोग भी, तब उतना लिखो, तो उसमें लिखवा नहीं गया, इतना लिखवाने का सजीव निर्जीव दोनों आते हैं, मुर्गा, मुर्गी, पत्थर, ये सब आएगा ये भारत में मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, क्योंकि 2 ही प्रकार हैं, या तो अभी इसीलिए हम पहला ही लाइन लिखवाए कि भारत में कितने प्रकार हैं, 2, इसी 2 में तो कहीं सेट करेंगे 8 को, तो अब तक जितना पढ़ाया गया वह मौखिक साक्ष्य में आएगा, मैंने 4 जो हमने पढ़ाया ये किस में आएगा, सब मौखिक में। अब जो चलेगा वह दस्तावेजी में चलेगा, और परिस्थिति जन साक्ष्य कुछ मौखिक और कुछ दस्तावेज, तो रेस्ट के लिए तो लिखवा ही जाएगा भाई, आज एविडेंस ही लिखवाते हैं, लेक्चर कल दिया जाएगा। ये हो गया ना आपका, देखिए एक लाइन और है, लिख लीजिए तब रेस्ट दिया जाए, एक लाइन और, एक लाइन केस है, लिखिए भाई आपका, लाइन बनाम टेलर का केस, केस है लाइन, हाँ हाँ, लाइव नहीं भाई, ला ई न, लाइन वर्सेज टेलर का केस, जो ये पूछ रहे हैं कि कुत्ता कैसे आ जाएगा, बिल्ली, हाँ मुर्गा, वहीं लिखवा रहे हैं, लिखिए आपका 1862 1862 का केस है। देखिए, प्रस्तुतवाद में एक कुत्ते की प्रकृति जानने के लिए, प्रस्तुतवाद में
एक कुत्ते की प्रकृति जानने के लिए उस कुत्ते को स्वयं न्यायालय में पेश किया गया। उस कुत्ते को स्वयं न्यायालय में पेश किया गया। इसे वास्तविक साक्ष्य माना गया, रियल एविडेंस या वस्तु साक्ष्य भी हम कहते हैं। इसे वास्तविक साक्ष्य माना गया, यानी कि रियल एविडेंस। लिखिए भाई, आपका 4 प्रकार हो गए थे साक्ष्य के। अगला लिखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य। ये 5वां प्रकार है, दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, कामा देकर लिखेगा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, कामा दीजिए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। फिर कामा दीजिए, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। यह सर्वोत्तम प्रकार का साक्ष्य होता है। यह बेस्ट एविडेंस, यह सर्वोत्तम प्रकार का साक्ष्य होता है, क्योंकि इसमें मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित करने की, क्योंकि इसमें मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित करने की क्षमता होती है। मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित करने की क्षमता होती है। यह 2 प्रकार का होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने प्रकार का? 2 प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राइमरी एविडेंस, और सेकेंडरी एविडेंस यानी कि द्वितीयक साक्ष्य। पहला आपका प्राथमिक साक्ष्य और दूसरा कौन हो गया? द्वितीयक साक्ष्य। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके आपका 4 5 6वां प्रकार लिखिए, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस। हेडिंग डाल लीजिए प्राथमिक साक्ष्य।
लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। प्राथमिक साक्ष्य वह मूल दस्तावेज होता है। प्राथमिक साक्ष्य वह मूल दस्तावेज होता है जिसे न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है। पेश किया जाता है। यह सर्वोत्तम प्रकार का साक्ष्य होता है। यह सर्वोत्तम प्रकार का साक्ष्य होता है क्योंकि क्योंकि यह प्रश्नगत तथ्य को क्योंकि यह प्रश्नगत तथ्य को सर्वाधिक निश्चितता प्रदान करता है। यह प्रश्नगत तथ्य को सर्वाधिक निश्चितता प्रदान करता है। सर्वोत्तम साक्ष्य होने के कारण सर्वोत्तम साक्ष्य होने के कारण विधि यह अपेक्षा करती है कि विधि यह अपेक्षा करती है कि इसे पहले पेश किया जाना चाहिए। इसे पहले पेश किया जाना चाहिए। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 में दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 में दी गई है, जबकि धारा 64 में यह बताया गया है कि जहाँ तक संभव हो किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को जहाँ तक संभव हो किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कंटेंट्स को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। अगला लिखिए आपका प्रकार। द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस या निकृष्ट साक्ष्य या सहायक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस या निकृष्ट साक्ष्य या सहायक साक्ष्य या गौण साक्ष्य कहते हैं। सेकेंडरी का मतलब हुआ गौण। लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में पेश किया जाने वाला साक्ष्य
प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में पेश किया जाने वाला साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है किसी मूल दस्तावेज के, किसी मूल माने ओरिजिनल, किसी मूल दस्तावेज के नष्ट हो जाने, कामा दीजिए खो जाने, गुम हो गया, खो जाने, कामा दीजिए अति दूरवर्ती स्थान पर होने, अति दूरवर्ती, अति दूरवर्ती स्थान पर होने इत्यादि कारणों से, और भी कारण है, इत्यादि कारणों से यदि मूल दस्तावेज को पेश न किया जा सके, इत्यादि कारणों से यदि मूल दस्तावेज को पेश न किया जा सके, तब न्यायालय उस दस्तावेज की, तब न्यायालय उस दस्तावेज की प्रतिलिपि इत्यादि को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। प्रतिलिपि इत्यादि को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में 5 प्रकार के साक्ष्य को, 5 प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। इस अधिनियम की धारा 65 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 65 के अनुसार कुल 7 दशाओं में द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जा सकेगा। कुल 7 दशाओं में द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जा सकेगा। आठवां लिखिए, जो आपका बिहार में भी पूछा गया था और यूपी में भी कई बार रिपीट किया। 8वां प्रकार परिस्थिति जन साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। 8वां आपका है परिस्थिति जन साक्ष्य या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। लिखिए आपका जो साक्ष्य सीधे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जो साक्ष्य सीधे किसी विवादक तथ्य को साबित नहीं करते, जो साक्ष्य सीधे किसी विवादक तथ्य को
साबित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। विवादक तथ्य का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। किसी मामले को साबित करने के लिए, किसी मामले को साबित करने के लिए इसका सहारा तभी लिया जाता है, किसी मामले को साबित करने के लिए इसका सहारा तभी लिया जाता है जब उस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव हो। जब उस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव हो, माने कोई घटना देखा नहीं हो, प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। शरद विरधि चंद्र शारदा, केस लिखिए। शरद विरधि चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। शरद विरधि चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट के वाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विषय में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विषय में पंचशील का सिद्धांत यानी कि 5 गोल्डन रूल या गोल्डन प्रिंसिपल, 5 स्वर्णिम नियम भी कह सकते हैं, 5 गोल्डन रूल। वाक्य बोलिए तो थोड़ा इस पर। सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए गए। तुरंत आवश्यक तत्व में आ जाइए। इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए गए। फर्स्ट सेकंड करके लिखिएगा। फर्स्ट लिखिए, वे परिस्थितियां जिनसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है। फर्स्ट में लिखिएगा, वे परिस्थितियां जिनसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। वे परिस्थितियां जिनसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। कामा दीजिए, सेकंड लिखिए। इस प्रकार स्थापित समस्त परिस्थितियां
सेकंड में लिखिएगा, इस प्रकार स्थापित समस्त परिस्थितियां एक साथ मिलकर केवल अभियुक्त के अपराध के केवल अभियुक्त के अपराध के अनुमान से संगत होनी चाहिए, अनुमान से संगत होनी चाहिए। थर्ड लिखिए, तीसरा थर्ड, परिस्थितियों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति यानी कि नेचर एंड टेंडेंसी, परिस्थितियों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति, प्रकृति एवं प्रवृत्ति निश्चायक होनी चाहिए। निश्चायक माने अकाट्य। परिस्थितियों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति निश्चायक होनी चाहिए, यानी कि नहीं कि दो परिस्थितियां निकल जाए, दो आपका अनुमान नहीं। चौथा लिखिए, परिस्थितियों को नैतिक निश्चितता के लिए, परिस्थितियों को नैतिक निश्चितता के लिए प्रत्येक अनुमान का परित्याग करना चाहिए। परिस्थितियों को नैतिक निश्चितता के लिए प्रत्येक अनुमान का परित्याग करना चाहिए, कामा दीजिए, केवल उनको छोड़कर जिनको प्रमाणित करना है, केवल उनको छोड़कर जिनको प्रमाणित करना है। चार बातें तो भाई हर हाल में ये एसेंशियल एलिमेंट है, लिखना ही होगा। अब हेडिंग डालिए आप अगला इसी में, परिस्थिति जन साक्ष्य की विश्वसनीयता। हेडिंग डाल लीजिए, नहीं पांचवा नहीं, चार ही है मुख्य रूप से। हेडिंग डालिए अगला, परिस्थिति जन साक्ष्य की विश्वसनीयता। भाई यूपी में हेडिंग डालकर लिखिएगा ताकि थोड़ा मोटे में दिखाई दे। लिखिए, परिस्थिति जन साक्ष्य की विश्वसनीयता, क्यों विश्वास किया जाए। लिखिए, इसकी विश्वसनीयता, इसकी विश्वसनीयता विद्वान पाबी द्वारा, विद्वान पाबी नाम है, विद्वान पाबी द्वारा कहे गए इस कथन पर आधारित है कि, विद्वान पाबी द्वारा कहे गए इस कथन पर आधारित है कि, की के बाद कामा देकर लिखिएगा, साक्षी झूठ बोल सकता है किंतु परिस्थितियां नहीं। साक्षी झूठ बोल सकता है, माने विटनेस झूठ बोल सकता है, साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं। पैराग्राफ चेंज करके केस 2 लिखिए। पहला केस लिखिए, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य। बलविंदर हाँ, बल बल है बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह निर्णय दिया गया कि, के बाद में यह निर्णय दिया गया कि परिस्थिति जन साक्ष्य के मामले में
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, और उन परिस्थितियों को अपराध से और उन परिस्थितियों को अपराध से संबद्ध करने के लिए निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए। संबद्ध करने के लिए निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए। तथा घटना के जंजीर की कड़ी युक्ति युक्त संदेह से परे स्थापित की जानी चाहिए। युक्ति युक्त संदेह से परे स्थापित की जानी चाहिए। युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित की जानी चाहिए। तथा स्थापित परिस्थितियां केवल अभियुक्त के अपराध किए जाने की तथा स्थापित परिस्थितियां केवल अभियुक्त के अपराध किए जाने की परिकल्पना से संगत होनी चाहिए। परिकल्पना से संगत होनी चाहिए। अगला केस लिखिए। धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य वेस्ट बंगाल। धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। लास्ट में लिखिए, हेडिंग डालिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कमजोरियां या कमी क्या है। हेडिंग डालिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कमजोरियां यानी कि वीकनेस इसमें क्या है। लिखिए, पहला आपका फर्स्ट लिखिए, जो व्यक्ति परिस्थितियों का साक्ष्य दे रहा होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का साक्ष्य दे रहा होता है उसने घटना स्वयं देखी नहीं होती। उसने घटना स्वयं देखी नहीं होती।
अतः उसके द्वारा झूठ बोलने की संभावना अधिक होती है। अतः उसके द्वारा झूठ बोलने की संभावना अधिक होती है। सेकंड कमजोरी लिखिए, कमी क्या है सेकंड में लिखिए। चूंकि परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर चूंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर केवल अनुमान लगाया जाता है, केवल अनुमान लगाया जाता है तथा यह अनुमान गलत भी हो सकता है, तथा यह अनुमान गलत भी हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त कमियों के बावजूद भी, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उपर्युक्त कमियों के बावजूद भी परिस्थिति जन साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है। परिस्थिति जन साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है तथा इसके आधार पर दोष सिद्धि करना वैध माना जाता है, तथा इसके आधार पर दोष सिद्धि करना कन्विक्ट दोष सिद्धि करना वैध माना जाता है। लगभग सभी बातें आ गई, परिभाषा आ गई, आवश्यकता आ गया, आपका स्वीकारता के आधार आ गए, और अंत में कुछ आलोचना कि क्या कमी है। तो आपका भाई कल अब क्लास चलेगा, ये आपका चैप्टर इधर समाप्त हुआ। इसमें से आपका क्वेश्चन बनता